आज जो कुछ लिखा जा रहा है, हाँ। ऐसा नहीं है कि आप प्रति सब कुछ देखती होंगी, कुछ तो देखती होंगी। आज जो आधुनिक साहित्य लिखा जा रहा है, चाहे वो लेखक हों चाहे लेखिकाएं हों, उनके बारे में आपकी क्या राय है? किनको आप पसंद करते हैं? कौन क्या लिख रहे हैं? कुछ के भी नाम आप बताएं आप। आज की बल तो इधर ज्यादा मैं पढ़ नहीं पाती, मेरी आई साइट खराब हो जी गई जी है। जी जी। और उम्र भी आप सोचिए काफी 88 साल दाएं हैं। 88 जी जी। तो और दूसरी ये बात है कि जब मैं खुद चलकर लाइब्रेरी चली जाती थी या मंगा लेती, तब बात दूसरी थी। जी। पूरा जीवन मैंने सर्विस करके, बच्चों को पढ़ा के, सब काम खुद करके किया है। अभ्यास बुरा हो या अच्छा हो, अभ्यास अभ्यास होता है। बिल्कुल। किसी दूसरे से कहना आज मुझे ये किताब ला दे, कल बेटा तू लौटाया, मुझे ये भी पसंद नहीं। नहीं, ये चंदगंज मेरे कहने का संकेत यह है कि आपके लिखते और रहते हुए उम्र के इस मतलब सीढ़ी पर पहुंचने के पहले कई पीढ़ियां, कथा पीढ़ियां कहिए, कवियों की पीढ़ियां कहिए, हाँ। आपके सामने आ गई। आगे आ गई नहीं गई, वो भी बुजुर्ग हो गए। नहीं, उसके दो कारण हैं। देखिए, मैं लिखती रही हूँ, लेकिन मैंने कहीं भी किसी लेखक समाज के साथ अपने को जोड़ा नहीं। जी। उसके दो कारण थे। एक तो अपने घर 5 अपने बच्चे थे, और मेरी ससुराल के जितने ऐसे लोग जिन्हें मदद की ज़रूरत है, वो सब समझते थे कि चंद्रकिरण काफ़ी मदद कर सकती हैं। देवर की लड़की आई 7 साल 9th से आई थी, बीए करके गई। दूसरी आई, वो बीए करके गई। तीसरी आई, वो रह के गई। चौथा लड़का आया, वो। इन सब लोगों के आ जाने से मेरे घर तो सुबह 10 बजे, उन दिनों फ्रिज नहीं था, उन दिनों ये सब कुछ चीज़ें नहीं थी, सुबह 5 बजे रात को कोयले की अंगीठी में कोयले डाल के कागज़ लगा कर लेटती थी। सुबह बाथरूम जाने से पहले उसमें माचिस लगा के तब जाती वो तो थी। सही है 10 बजे। तो दूसरे कुछ लेखकों को तो आपने पढ़ा ही होगा अपने समय में। हाँ। आपके बाद की पीढ़ी को कौन लेखक हैं जिनको आपने अपने बाद की पीढ़ी के लेखकों में पढ़ा? कवि हो, हाँ, कहानीकार हो, कमलेश्वर पढ़ा। उपन्यासकार हो। कमलेश्वर। कमलेश्वर पढ़े, जी अमृत राय पढ़ा, जी। और दोनों की लिखनी अच्छी थी। वो तो लगभग आपके समकालीन क्या, हाँ। मैंने 2 4 5 साल 7 साल 10 साल का फर्क रहा होगा। नहीं, ये अमृत तो मेरे बराबर का ही था। अमृत राय आपके बराबर के, श्रीपत राय थोड़े ही, कमलेश्वर आपसे बहुत छोटे, मैंने बहुत छोटे भी नहीं, 5-7 साल, मैंने हाँ। 10 साल कह सकते हैं। हाँ। 1920 और कमलेश्वर 31-32 में उनका जन्म हुआ। जी। 10-11 साल मतलब छोटे। कमलेश्वर के बाद हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि उसके बाद नहीं, अब ऐसा तो नहीं कि अब कोई इच्छा आपके मन में है कि किसी चीज को आप और पढ़ना चाहे चाहती जो हैं मैं या पढ़ नहीं सकी। पढ़ने अभी नहीं, तक नहीं थोड़ा देख थोड़ा सकी? पढ़ लेती हूँ। अभी इस गिर के जो इतना ब्लड निकल गया जैसे है मैं आँख के जरिए, देखिए, सोचिए नाक देखिए। और आँख के जरिए 1 देखिए, किलो जब ब्लड निकला। आप स्वस्थ थी उन समय की बात मैं कह रहा हूँ, आपके समानांतर या बाद की पीढ़ी जो आई, तो पत्रिकाएं कि पढ़ती थी। प्रेमचंद के बाद, हाँ। हम प्रेमचंद के बाद के साहित्य को ही ले, तत्काल हमारे सामने फुरेश्वरनाथ रेणु आते हैं जिन्होंने मेला आंचल प्रतिपल कथा जैसी लिखी। हाँ अमृतलाल नागर आते हैं, हाँ, अमृतलाल नागर, अच्छे लिखा। और शिलाल शुक्ल जिन्होंने राग दरबारी लिखी। वो पर राग दरबारी के बाद उन्होंने कुछ खास नहीं लिखा। राही मासूम रजा। राही मासूम रजा ने आधा गांव जी। ये लिखा, मोहन राकेश ने लिखा, राजेंद्र यादव ने नहीं, लिखा। मैं तो खाली शुक्ला जी की बात कर रही जी, थी, जी। कि उन्होंने उस राग दरबारी के बाद कोई और अच्छी रचना आपकी सामने स्मृति में अपने समकालीन लेखकों या बाद के लेखकों में कौन लेखक है जिसकी रचना आपने सचमुच पढ़ी और आपकी स्मृति में टिकी हुई? कोई उपन्यास हो, कोई कहानी पहले हो? की पढ़ी हुई रचना जो नहीं, आपके इसमें मुझे कई रचनाएं अच्छी लगी।
कमलेश्वर का राजा निर्वंशीय बहुत अच्छा था, कहानी थी लेकिन वो कहानी बहुत अच्छी थी। और ये नागार्जुन का वो क्या था उपन्यास बलचन्मा, बलचन्मा। रतिनाथ की चाची। रतिनाथ की चाची। हाँ, नहीं वो मैंने पढ़ी ही नहीं। अच्छा। ये बलचन्मा पढ़ा और ये नहीं, ये अच्छे लेखक रहे, लेकिन एक बात है, गिनती एक चीज़ होती है। आप ये भी हो सकता है कि एक आदमी एक उसने कहा था एक कहानी आज भी चलती है जी। लेकिन वो उस टाइम की कहानी जब और कोई कहानी लेखक नहीं था जी। आज उससे बेस्ट कहानी लिखने वाला लेखक एक नहीं 21 कहानी भी लिखे तो उतना स्थान नहीं पाएगा। सही बात। युग की बात होती है। मैं दरअसल जानना ये चाहता था कि उन लेखकों में लेखक अच्छे थे वो सब। महिला लेखिकाओं जी, में हाँ। कहीं कोई परिवर्तन आपका इनके या- महिला बाद लेखिकाओं मनु में- भंडारी जी हैं। जी, मनु मनु भंडारी भंडारी का हैं, कुछ- कृष्णा हाँ, सोपती हाँ। हैं, मुझे दोनों की रचनाएं अच्छी लगी। अच्छी लगी। हाँ, अच्छी लेखिकाएं हैं जी। और उनमें दम भी है। लेकिन वही बात है, लेखन को पूरी तौर से आप लेखन बनाइए, आप दूसरी तरफ मत चली जाइए। अनारों के लिखने के वक्त मैंने यही लिख के भेजा था कि एक उपन्यास लिख रही हो, मंजुल भगत को। हाँ अच्छा लिख रही हो, लेकिन सेठानी बनने वाली हो तुम, हम्म, इसके बाद दूसरा नहीं लिखोगी। लेखक बनने के लिए जैसे एक दिन खाना चाहे तो मन भर बना लो, सारी ज़िंदगी नहीं चलेगा, खाना तो रोज़ बनाना पड़ेगा। लेखक को भी अगर उसे लेखक रहना है तो अच्छा लिखने की कोशिश करना तो उसके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जी। लेकिन अगर एक दफ़े अच्छा नहीं लिख पा रहा, सामान्य ही आ रहा है, तो भी थोड़ा बहुत लिखता रहे। मतलब सक्रियता, आपका कहने का मतलब हाँ। ये है कि सक्रियता होना बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। बुरा मत मानिए, जी। अब मैं गिर के चोट खाई है, लेकिन इससे पहले, चोट खाने से पहले भी मैंने 3 कविताएं लिखी और तीनों छप गई। एक वो क्या, दवा की बैसाखियों पर चल रही है जिंदगी, जप रही है राम राम कर रही है बंदगी। वाह। जी। ये कविता नहीं है, इसको मैंने नाम दिया है गद्य काव्य। गद्य काव्य वो काव्य कहलाता है जिसमें तुकों का बहुत बंधन नहीं होता और मात्राएं भी कम ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन लय ज़रूर होनी चाहिए। अगर लय नहीं है तो फिर वो गद्य हो जाएगा। पर इस विधा का हिंदी में विकास नहीं हुआ। थोड़ा सा दुर्गेश नंदिनी ने शुरू किया नंदिनी था। जी डालमिया, वही ना, दुर्गेश नंदिनी डालमिया हाँ। पिछले वर्षों जिनका डेथ हुआ। लेकिन उन्होंने भी बस वो एक थोड़ा सा लिख के गद्य काव्य के 1-2 पैरे, इसके बाद वो उपन्यास या किसी उस पे आ गई। हम्म, और मैंने दिनेश नंदिनी की रचनाएं नहीं पढ़ी, माफ़ करना, जी। लाइब्रेरी में मिली नहीं। हम्म। और मैं लड़की हूँ, खुद लाइब्रेरी में जाके ढूंढना मुश्किल होता। अब बड़े हो गए थे तो किसी बच्चे ने जा रहा बेटे लाइब्रेरी में देखना। आपको लगता है कि साहित्य का प्रभाव हम्म। समाज को परिवर्तन करने के लिए किस सीमा तक पड़ता है? देखिए, ये साहित्य की रचना उत्पत्ति पर भी तो बात है जी। कि आपका अनाज पाव भर है कि एक सेर है। पाव भर से 1/4 पेट भरेगा, एक सेर से फुल भरेगा। जी। आपके अगर 10 लेखक एक एक रचना लिख देते हैं, उसकी अपेक्षा एक लेखक अगर 5 अच्छी रचनाएं देता है, वो ज़्यादा प्रभाव डालेंगी। क्योंकि एक आदमी की एक रचना पढ़ी, ला भाई पैसे खर्चो, दूसरी भी ले लो। लेकिन 10 आदमियों की 10 रचनाएं चाहे अच्छी हैं, लेकिन आदमी 10 की 10 खरीदने नहीं जाएगा। दूसरे, टीवी ने जी। जहाँ विज्ञान को बहुत कुछ दिया, वहाँ बहुत कुछ साहित्य का छीन भी लिया। बहुत सी चीज़ें जो दुनिया में आदमी नहीं देख पाता था, टीवी बैठ के देख लेता है। बहुत से आदमियों के ज्ञान बढ़ जाते हैं, लेकिन
समय इतना टीवी ले लेता है, मैं सीधी बात कह रही हूँ, कि बच्चे पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के टीवी देखने में लगे रहते। समय होना। और दूसरे कुछ चैनल ऐसे हो गए हैं, मैं नहीं जानती क्या बात है, जिसमें विदेशी नंगापन काफ़ी दिखाया जाता। नाचने वाली लड़की हैं, यहाँ तक का कच्छा पहने क्या उससे ज़्यादा सुंदर लगती हैं उन आदाब करके नाचने वाली जी। मैं बूढ़ी हूँ जी। इसलिए अपना हो सकता है मेरा दृष्टिकोण पुराना हो, जी जी। पर मैं ये नहीं कहती, मनुष्य का शरीर तो अगर स्वस्थ है तो सुंदर है ही। बच्चा लेटा हुआ कितना सुंदर लगता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि सारा संसार, और भारत को तो साथ जोड़ लो क्योंकि पुराने कल्चर वाले में माना जाता है चाइना और भारत। वहाँ अगर आदमी नाच दिखाने के लिए कपड़े भी उतारने लगे तो मैं सोचती हूँ ये उन्नति नहीं, अवनति है। अवनति है। परिवर्तन के नाम के ऊपर, शौक के नाम पर होगा, किसी ने त्योहार को एक दिन एक पैग पी लिया, वो शराबी नहीं कहलाएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर वो डेली पीने लगेगा, रोज पीने लगेगा, तो शराबी हो जाएगा। वो एक सवाल और है कि आपके समकालीन जो लोग रहे हैं, हाँ रामविलास जी, शिवराम सिंह चौहान, हाँ, और भी बहुत शिवराज सारे। सिंह चौहान बहुत अच्छे लेखक नहीं थे, जी आलोचक अच्छे थे। आलोचक तो अच्छे थे। जी। तो बाद के दिनों में शिवराज सिंह मेरे यहाँ घर भी बहुत दिन रहे हैं, जी। 1.5 साल। अच्छा, तो बाद के दिनों में कब तक इन लोगों से आपका संपर्क रहा? क्योंकि 2000 के आसपास रामविलास जी का हुआ, वो भी 86-88 साल की उम्र में उनका डेथ हुआ था। नहीं, मेरा संपर्क दिल्ली से जैसे ही इन्होंने डिप्टी कलेक्टर की नौकरी की, सबके साथ संपर्क टूट गया। क्यों? कि देखिए, संपर्क अकेले औरत नहीं कर सकती। 54-55 की बात है, 50-52 की बात होगी, डिप्टी कलेक्टर जब रहे होंगे। ये सन 52-53 की बात होगी। 52-53 नहीं, उससे पहले ही हो गए हैं। 48 8 वर्ष तक ये रहे। 48 में हुए हैं जी। 56 में आपने फिर वो आकाशवाणी वाला ज्वाइन किया। ठीक है। 48 में हुए। तो ये 8 साल जिस उथल पुथल के थे, बाप मत पूछिए। मतलब डिप्टी कलेक्टर के लिए ये कि भाई रिश्वत नहीं ली, बिल्कुल नहीं ली। जहाँ रहते थे वहाँ ये काम भी करते थे, पर काम के साथ और भी कुछ करते थे, जो कि हमारे देश के लिए शोभनीय नहीं है, हमारे लिए भी नहीं है, किसी भी पुरुष के लिए नहीं। तो इतने प्रतिभावान व्यक्ति, जिसकी अंग्रेजी सुनकर के गांधी जी भी अचंभे में आ जाए, जवाहरलाल नेहरू तक अचंभा करने लगे थे कि ऐसी अंग्रेजी लिखने वाला नहीं मिलेगा। अनुवाद भी बहुत अच्छा करते थे। 2 बातें हैं, किसी एक चीज़ पे आप नहीं जमेंगे तो कोई भी चीज़ पूरी नहीं होगी। आप बहुत अच्छे अनुवादक हो सकते थे, जी। हिंदी से अंग्रेजी की या अंग्रेजी से हिंदी की। जगत प्रसिद्ध, मैं प्रशंसा की बात नहीं कर रही हूँ, वास्तविकता से कह रही हूँ। आपकी नज़र बड़ी पैनी, आप बहुत अच्छे फोटोग्राफर थे, आपकी सी तस्वीरें, लेकिन अगर आप सिर्फ तस्वीरें खींचने पे लग जाएंगे और वो बिकेंगी नहीं या उनके एल्बम नहीं बन पाएंगे, तो आपका आधा परिश्रम नष्ट हो गया। इन्होंने देश के सारे लेखकों की तस्वीरें खींची, पर या इनके बेचने का तरीका कही। मैं इसे नहीं कहती कि घर में पैसे आते, घर में एक नया पैसा मैंने कभी नहीं लिया। जिस दिन सर्विस गई है उससे बात। ये चीज़ चाहे तो आप काट दीजिएगा। और चूँकि मैं सर्विस में मुझे पे अच्छी मिलती थी, मैं अच्छे, बल्कि वो मैंने आत्मकथा में तो लिखा ही है कि जब इंदिरा जी गुजरी तो आपने सवाल किया जी। हाँ, नहीं, उन्होंने कहा कि आप खुश तो हैं। मैंने कहा बिल्कुल खुश नहीं है। तो बोली क्यों? मैंने कहा ये जो बड़े बड़े सरंगी, ये तबलची, ये सब खड़े हैं, ये ज़मींदारों के यहाँ रहते थे, जहाँ एक एक संगीत के ऊपर इतना मिलता था। अब और कोई जगह नहीं ना इनके लिए, क्यों, कहाँ नौकरी करें? आकाशवाणी के 300 रुपये पे आ गए हैं, तो 300 रुपये में क्या होता है? बेचारे पड़े हैं।
तो हम तो खुश नहीं हैं। तो विनोद चंद्र पांडे वहाँ के म्यूजिक डायरेक्टर थे लखनऊ के, जी बाद में वो आके बोले चंद्रकिरण जी आपने बड़ा गजब किया, अब हम सबका बड़ा नुकसान होगा। मैंने कहा आप सब लोग तो हाथ जोड़े खड़े थे, नुकसान होगा तो मेरा होगा, बहुत नाराज होंगे। ठीक कर रहे हैं। हाँ, जी। मैंने कहा बहुत होगा, कहेंगे चंद्रकिरण जी आप परमानेंट तो है नहीं, छोड़ दीजिए, तो छोड़ दूंगी। मैंने कहा मैं इस चीज़ पे विश्वास करके चलती हूँ, जिसने मुँह चीरा वो खाना भी देगा, अब तक देता रहा है, कम दे ज़्यादा दे ज़रूर देगा। तो आकाशवाणी, लखनऊ आकाशवाणी में जो आपने नौकरी की उस दरमियान भी आपके जो अनुभव, फिर ये है 1 महीने के अंदर प्रत्येक बड़े आर्टिस्ट की तनख्वाह 150 रुपये बढ़ा दी थी, और ये एक बहुत बड़ी बात थी बहुत बड़ी इंदिरा जी के लिए, मैं झूठ नहीं कहती। जी यानी 26 स्टेशन थे, हम्म, 26 स्टेशन पे एक स्टेशन पे 8-10 तो बड़े आर्टिस्ट थे ही, तो लाखों का हिसाब पड़ा, लेकिन उन्होंने इतना तो किया। बाद में सब तो लेखक का नागार्जुन अच्छे, कमलेश्वर के अच्छा लिखते थे, चंद्र विद्या अलंकार की भी 1-2 चीज़ें अच्छी थी, वो बहुत अच्छे लेखकों में नहीं थे। और इसके बाद ये हुआ ना, जब मैं आकाशवाणी में चली गई तो मुझे पढ़ने का टाइम ही नहीं था, सुबह 10 से शाम 6 बजे तक, क्यों मैं खुद आकाशवाणी के लिए लिखती थी जी और अनिच्छा पर भी लिखती थी। बच्चों के लिए दीदी ये कहानी चाहिए कल, ये सच बोलने पे लिख देना, वो तो कह के चली गई। आज सुबह सच बोलने के ऊपर बच्चों के लिए एक कहानी लिखनी है, ये अनिच्छा की कहानी है। हाँ, ये तो लेकिन नौकरी करती हूँ, लिखनी तो है। सारी रात सोचती रही कि किसी तरह से मेरे अपने नाम के लायक कहानी तो हो जाए। सुबह लिखने बैठी, 5 बजे उठ के 9 बजे तक कहानी पूरी करी, 10 बजे तक तहरी का एक बड़ा हंडा बना कर रख के बच्चों से कह दिया आके खा लेना, मैं जा रही हूँ, और 5 बजे तक चली गई। तो आप सोचिए साहित्यकों में आना जाना वो सब मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था, दोनों दृष्टि से। जब इन्होंने ये फोटोग्राफी पे लग गए, ये जाते नहीं थे, सिर्फ मैं ही अकेली जाऊँ तो भी अच्छा नहीं लगता था। तो कहा ना कि वहाँ के 25 साल लेखक तो मैं रही, और मेरी रचनाएं वहाँ से छपती भी रहीं, क्यों बीच बीच में अच्छी रचना भी निकल आती थी। वो धर्मिक को चली गई, सारिका को चली गई, निहारिका को चली गई, ये नई कहानी को, पुरानी कहानी को, यही जो पेपर थे उस समय उसमें चली गई। लेकिन यह है कि वो साहित्यिक जीवन के भाई पति पत्नी साहित्यिक हैं या पति नौकरी कर रहे हैं, पत्नी साहित्य रच रही हैं, वो दृष्टिकोण वो मेरे साथ कभी रहा नहीं। इतने लंबे अंतराल के बाद अब जब आपकी आत्मकथा आई है तब आपको कैसा लग रहा ये है? भी नहीं लिखती मैं जी हुआ ये कि वो जी ये जो मुझे ये भी नहीं पता था कि दिल्ली अकादमी मुझे कोई पुरस्कार देगी, उन्हें कोई मिले ही नहीं होगा। जी 11 साल से मैंने लिखना बंद किया हुआ था, जी चाहे किसी कारण से किया। एक लड़की कहती मम्मी तुमने अच्छा किया, दूसरी कहती मम्मी आपने ख़राब किया। अच्छा, अभी दोनों PhD हैं, किसको कह सकती हूँ कि बेवकूफ़ है। अच्छा बीच वाली मिजाज की तेज़ है। बोली मम्मी सबसे बड़ी गलती ये है कि तुमने मुझे लड़की बना के पैदा किया, तुम मुझे लड़का बना के पैदा करती पापा को हिला करके सारी दुनिया हिला देती। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब भी तुमने काफ़ी हिला दिया है, दो PhD करा दी हैं, तीसरी PhD करा रही है, और तो क्या लेगी, तेरे बच्चे अच्छी जगह हैं, तेरी लड़की की शादी इतने बड़े करोड़पति के घर यहीं दिल्ली में हुई है, वो लोग कपड़ों का बिजनेस करते हैं और अच्छे करोड़पति आदमियों में हैं। संजीव वर्मा, गुड़गांव में उनकी कोठी है। तो मैंने कहा तेरी लड़की किस्मत भी अच्छी है, बिना पैसे से छोकरा मिल गया। वो तो वहाँ नौकरी करने आई थी, पर यह कि मालिक साहब से दोस्ती हो गई, शादी कर दी। अपना क्या बिगड़ता है। आत्मकथा लिखने पर आपको मैंने बच्चों की कहानियाँ यूँ नहीं जोड़ी। हिंदी अकादमी दिल्ली जी ने आपको उत्प्रेरित कर दिया। नहीं अच्छा वो हो गया। उसकी खबर मेरे लड़के को मिली ह्यूस्टन में, बड़े वाली को। जी
अरे भैया वहाँ के मेयर ने उनको घर बुलाया, खाना खिलाया, अब वो खुश होकर सीधे हिंदुस्तान आ गए। वो इंजीनियर है, इसका ऑयल का, काफ़ी बड़ा इंजीनियर है। जी। आया, अब बोला मम्मी अब तुम अपनी आत्मकथा लिखो। तो मैं बोली, मैंने कहा तो बड़ा पागल है। जी। आत्मकथा बड़े लोगों की होती जिनके जीवन में घटनाएं हों। मेरे जीवन में घटना क्या रही भाई? रोटी कमाना, रोटी खिलाना, रोटी बनाना। नहीं तुम लिखो, और तुम नहीं लिखो तो मैं बुग्गे से कह जाऊंगा कि जब आप मम्मा जो कुछ भी बोलें ये एक वो है, ये दे देना, टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लो, रिकॉर्ड कर लो, इसके बाद उसे उतार लेना। मैंने कहा उससे कह जाएगा अजब तमाशा, जहाँ बोल रही हूँ वहाँ लिए खड़ा है जी। और इसके बाद उसे उतार रहा। मैंने कहा भैया ठीक है, अच्छी है बुरी, लिखती हूँ। आपके बड़े बेटे ने आपको मतलब एक तरीके से जिद करी, प्रेरणा नहीं, जिद की आपसे, आपकी आत्मकथा उन्होंने लिखवा ली। वो चला गया। इसके बाद मैं बीमार हो गई थी, बड़ी लड़की के आ गई थी। तो सुबह के टाइम उठकर कोई काम नहीं होता था, तो मैं आंगन में बैठ गई एक कुर्सी पर, और दूसरे सामने वो रख लिया, रजिस्टर रख लिया, 10-5 पेज। तब सोचा कि सारा तो ये याद नहीं रहता कि कल क्या खाया था, ये याद नहीं रहता कि परसों क्या बनाया था, या पिछले महीने इस तारीख को क्या पहना था। तो आत्मकथा लिखना कठिन काम है जी। पर बहुत सी चीज़ें स्मृति में होती हैं। मैं इस दृष्टि से लिखूंगी कि मेरे जीवन में या मेरे टाइम का समय कैसा था, और उसमें मैंने अपने को किस तरह से फिट किया, या समय ने मुझको किसी तरह कर दिया, ये जो कुछ हुआ। और बाकी कोशिश ये करूँगी कि और परिवार के लोगों का पचड़ा साथ में ज़्यादा ना जोड़ूं, क्यों तब तो बहुत लंबी हो जाती। मेरे 5 बच्चे हैं जी। किसी ने इश्क भी किया है जी। मैं बहुत कह रही हूँ, किसी के इश्क के लिए उसको मनाना भी पड़ा है। तो ये सब चीज़ें अगर बढ़ाती चली जाती, ये सामान्य चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप हर एक कल लिखने लगेंगे तो कठिनाई हो जाएगी। मैंने सिर्फ अपने तक सीमित रखा है, और उसमें जो भी पढ़ेगा वो ये देखेगा कि उसका उद्देश्य मात्र ये है कि किस समय किस परिस्थिति में मैंने क्या किया। तो जो मैंने किया हर व्यक्ति वही करेगा ये बात नहीं है, लेकिन वो ये सोच तो सकता है कि मुझे क्या करना चाहिए। सोच को, विचार को मैं दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति मानती हूँ। जी। आज जो सोच, विदेशी सोच मिल करके अपने देश के कल्चर का कबाड़ा कर रहे हैं, क्षमा कीजिएगा जी। मुझे यही लगता है। ये नहीं कि हमारे देश के कल्चर में कहीं कबाड़ा नहीं था जी। लेकिन उसको आप थोड़ा सुधार सकते थे। ये चीज़ें अच्छी हो गई कि अब, पर कई चीज़ें गलत भी हो गई हैं। आप वहाँ अड़ जाते हैं तर्क के साथ, समय के साथ। क्यों उस गांधी के समय तक हिंदी राजभाषा मानने के लिए लोग तैयार थे, आज नहीं है। हिंदी क्या महारानी हो जाएगी? भाषा की उन्नति उसके लिखने वालों पर निर्भर करती है, राजभाषा होने के नाते नहीं। राजभाषा होने का अर्थ मात्र सिर्फ इतना है कि भौगोलिक रेखा के अंदर ये लिंक लैंग्वेज है बस, और उसकी एक परिस्थिति बाहर की भाषाओं में बढ़ जाएगी। बिल्कुल जी। और कुछ छोटे लोगों को मदद भी मिल जाएगी, क्योंकि बड़े लोगों के बच्चे जो बचपन से अंग्रेजी पढ़ते आए हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, उनको अंग्रेजी सीखना बहुत आसान है। पर वो लोग छोटे लोगों में, उनमें अगर कोई बच्चा ऊपर जाना चाहे तो उसे अंग्रेजी की वजह से ज़्यादा मुश्किल पड़ेगी। घर में बताने वाला कोई नहीं होगा, मास्टर रखने लायक पैसे नहीं होंगे, और बड़े लोगों के लड़के क्यों चाहेंगे कि ये इस चमार का लड़का या किसी का भी लड़का अंग्रेजी सीखकर हमारे बराबर बैठे। ठीक है। तो मैं सोचती हूँ कि अभी भी हिंदी के लेखकों को अच्छा लिखते हो बुरा लिखते हो, अव्वल तो बुरा लिखने का प्रश्न यूँ नहीं है कि आज का हर लेखक पढ़ा लिखा है जी। पढ़ने से और कुछ ना आए, पृथ्वी में ना आए, फिनिश आता है।
शब्दों की कारीगरी तो आ जाती है। बिल्कुल। अगर आपके पास प्रतिभा है तो वो दुगनी हो जाएगी, नहीं तो एक तो रहेगी, आधी नहीं हो जाएगी। तो जो लेखक हैं, और ये नहीं कि लेखक बुरे हैं, मैं अब आजकल ज्ञानोदय पढ़ा मैंने, इधर समग्र दृष्टि पढ़ी और एक पेपर और क्या 2-3 पेपर पढ़े, भाषा अच्छी है। हाँ, कविता के मामले में मुझे लग रहा कि कोई ख़ास वो नहीं है। तुकांत कविता के नाम के ऊपर माफ़ कीजिए घास कूड़ा है। घास कूड़ा है जी। इसलिए घास कूड़ा यूँ नहीं कह रही हूँ, क्योंकि गद्य का पद्य का अंतर ही क्या है। गद्य में कोई चीज़ खोल कर बड़ी करके अधिक स्थान लेकर तब लिखी जाती है, और उसमें आपको रस देना होता है, चाहे करुण चाहे नीरस है, कोई भी रस आप देना चाहें उसमें दे देंगे। कविता में थोड़े के अंदर आपको वही सब करना पड़ता है, उसके लिए अधिक कौशल, अधिक प्रतिभा की आवश्यकता होती है। तो आपने तो कविता भी लिखी और कहानी लिखी, और लेकिन उपन्यास भी कविता लिखी। लिखनी मुझे कठिन लगी, कठिन लगता तभी छोड़ दी। जी। क्योंकि हाँ, एक तो देहरादून में छोड़ी इसलिए, अरे आज हराती गंगा का पानी क्यों सूखा है, शर्म करो खाने वालों, बंगाल हमारा भूखा है। 43 के अंदर बंगाल के अकाल के ऊपर, बंगाल के अकाल के ऊपर वो अंतिम कविता थी जी। और चिढ़ यूँ गई थी। उन दिनों कवि सम्मेलन बहुत होते थे, अब मैं अपना बच्चा लेकर गई हूँ, बच्चा सोने वाला है और कवि लोग जो हैं लंतराइयों, मैंने कहा ना कविता लिखूंगी, ना कवि सम्मेलन में जाऊंगी, ना ये झंझट होगी। तो क्या कवि सम्मेलनों से बचने के लिए आपने कविता लिखना छोड़ दी? थोड़ी एक कारण ये भी था। एक कारण ये भी था, और दूसरा कारण ये था कि जब विचार आते थे तो गद्य में जल्दी जल्दी आते थे जी। कोई सोच होता था, उसको जब कविता में परिवर्तित करने लगो तो समय बहुत लगता था, और समय के अभाव ने मुझे 88 साल का कर दिया जी। कि मुझे ये नहीं पता लगा कि सुबह कब होती है, शाम कब होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। जी, बहुत अच्छा रहा आप चंद्रकिरण जी, आपसे बातचीत कर और हमारा ये सौभाग्य है कि, और हम ये चाहते हैं कि आप निरंतर, अब जो आपका गैप रहा है साहित्य में वो अब दूर हो और निरंतर सक्रिय रहें और सक्रिय जीवन पढ़ने के लिए जी थोड़ी बहुत हो सकती है, लिखूंगी तो क्या अब नहीं लिख सकती हैं, ऐसा है नहीं। आपका बेटे ने जिस तरीके से आपकी आत्मकथा आपसे लिखवा ली जिद करके, जिज्ञासा आप में है, तो इस तरीके से ही हिंदी पाठक भी आपसे जिद करके कोई एक रचना लिखवा सकते हैं। आप यहाँ आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत जी, आपका भी बहुत धन्यवाद।